फनकारी सांप पटारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ी जा रही है, करप्शन के खिलाफ अकेला नहीं लड़ सकता, अदली और कौम को भी लड़ना है। करप्ट लोगों पर फूल फेंकेंगे तो करप्शन कैसे खत्म हो सकती है, अदलिया साथ ना दे तो करप्शन से नहीं लड़ सकते। लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है अवाम की कॉल्स के जवाब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा मुल्क का सबसे बड़ा मसला कब्जा माफिया है जिसे सियासी पुष्टपनाही हासिल है। ऊपर कर्जे चढ़ते गए और ये जो मैं आपको बार बार कहता था कि 10 सालों के अंदर इन दोनों पार्टीज का 6000 अरब से पाकिस्तान के कर्जे या लाइबिलिटीज 30,000 अरब पे गई। इसका हुआ क्या? यानी जब कर्जे चढ़ गए तो हमारी हुकूमत को क्या उसका असर हुआ? इसका सबसे बड़ा असर मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या। पिछली हुकूमत ने अपने 2.5 सालों के अंदर कितना टोटल उन्होंने कर्जों पे सूद वापस किया था? 3,000 अरब। हमने अपने 2.5 सालों में कितना सूद वापस किया कर्जों पे? 6,200 अरब रुपया। पिछली हुकूमत ने अपने 2.5 सालों में सूद और कर्जों की किस्तें कितनी वापस की? 2.5 सालों में 20,000 अरब। हमने अपने 2.5 सालों में सूद और कर्जों की किस्तें मिला के कितना पैसा वापस किया? 35,000 अरब। अब यह सोचें कि जो 15,000 अरब रुपया हमने मजीद एक्स्ट्रा वापस किया, ये 15,000 अरब रुपया अगर हमें ना देना पड़ता वहां और हम अपने स्कूलों पे, सड़कों पे, अस्पतालों पे ये सारा लगा देते तो ये तो पेरिस बन जाता, यानी तब्दीली आ जाती। लेकिन अब पंजाब की तरफ आ जाएं। आखिरी साल में नून लीग के पास जो फेडरल गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट का जो पीएसडीपी दिया, जो डेवलपमेंट फंड, 108 अरब रुपया। पहले साल हमारी हुकूमत आई, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा चला गया कर्जों की किस्तों पे, हमने 34 अरब रुपया पहले साल दिया पंजाब को और दूसरे साल 36 अरब रुपया, 3 गुना कम पैसा दिया। तो जब 3 गुना कम डेवलपमेंट फंड होगा तो ये सारी किधर से पैसा आएगा? सारी सड़कें भी ठीक करें, इतना बड़ा, यानी मैं पंजाब की अब बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और वो मैं आपको बताऊं कि हम कैसे इसको आप दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक कहा बाहर कोई जायदाद नहीं, इनका जीना मरना पाकिस्तान में है। मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर आज़म बच्चों समेत बाहर बैठा है। यहाँ ताकतवर के ऊपर हाथ डालना आसान नहीं। वो वकील को ही 5-5 करोड़ दे रहे हैं। इमरान खान का कसूर ये है कि इन लोगों को एनआरओ नहीं दे रहा। हमारी हुकूमत में नैब और अदलिया आजाद है। हमारी हुकूमत में नैब और अदलिया आजाद है। 3 मरतबा का वजीर आजम बच्चों समेत बाहर बैठा है। यहाँ ताकतवर के ऊपर हाथ डालना आसान नहीं। वो वकील को ही 5-5 करोड़ दे रहे हैं। इमरान खान का कसूर ये है कि इन लोगों को एनआरओ नहीं दे रहा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान से बात करते हुए खातून महंगाई के खिलाफ फट पड़ी और गीले शिकवे करने लगी। खातून ने कहा बच्चों के स्कूलों की फीसें दें या किचन चलाएं, आप अपना वादे पूरे करें या हमें घबराने की इजाजत दे दें। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात ये कि अब तो रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। जी अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है।
और महंगाई के अंदर आपने थोड़ा सा समझना है, क्योंकि महंगाई तो कई चीजों की है ना। कई चीजों की महंगाई ऐसी है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ठीक कर सकते हैं। मसलन यानी अगर एक दुकान में एक कीमत आ रही है और दूसरी दुकान और कोई कीमत दे रही है और चीज तो वही है, तो यहां तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले सकते हैं और हम पूरा इसके ऊपर भी जोर लगा रहे हैं। एक महंगाई ये, और ये भी आपने समझना है, वो महंगाई ये है कि एक किसान सब्जियां या जो भी अपनी पैदावार है वो एक कीमत के ऊपर वो लेके जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन उस मार्केट से जब वो चीज जाती है शहर में यानी रिटेल में, यानी जब आपके पास पहुंचती है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। वो किसान बेचारे को पूरे पैसे नहीं मिलते। मैंने किसानों को मिला जाके, तो किसानों ने कहा जी हमारा तो मुश्किल से खर्चा पूरा हो रहा है जो हम अपनी पैदावार या जो सब्जियां बता रहे थे, लेकिन वही सब्जी जब वो जा रही है शहर के अंदर तो वहां वो दुगनी से भी ज्यादा कीमत पे बिक रही है। तो जो बीच में मिडिल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है। इसका अब हम एक तोड़ लेके आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को नामुमकिन करार देते हुए कहा कि जब तक भारत 5 अगस्त के इक़दाम को वापस नहीं लेता ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। कहा मौजूदा हुकूमत ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। इमरजेंसी में भारत से चीनी खरीदने पर सिर्फ गौर किया गया। काबीना ने भारत से चीनी खरीदने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया था। वजीर आजम ने कहा कि जब तक भारत अपने 5 अगस्त के इकदाम को वापस नहीं लेता ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। कहा मौजूदा हुकूमत ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। इमरजेंसी में भारत से चीनी खरीदने पर सिर्फ गौर किया गया था। तो दूसरी जानिब विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आर हुआ न पार, इनका काम तमाम हुआ। पहले ही कहा था अपोजिशन लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। आसिफ जरदारी ने इनको खिलाया है। मरियम नवाज की ECL से नाम निकालने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई। एक तकरीब में खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा मसला कश्मीर पाकिस्तान की सियासत का महवर है। जब तक मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात नहीं होते भारत से बात नहीं हो सकती। जी हां, शेख रशीद का बयान सामने आया है। उनका कहना था कि आर हुआ ना पार, उनका काम तमाम हुआ। पहले ही कहा था अपोजिशन लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। आसिफ जरदारी ने इनको खिलाया है। मरियम नवाज की ECL से नाम निकालने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई। उनका कहना था कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता तब तक भारत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आर हुआ ना पार, इनका काम तमाम हुआ। पहले ही कहा था अपोजिशन लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। आसिफ जरदारी ने इनको सिर्फ खिलाया है। मरियम नवाज की ECL से नाम निकालने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई। एक तकरीब में खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मसला कश्मीर पाकिस्तान की सियासत का महवर है। जब तक मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात नहीं होते भारत से बात नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फवाद चौधरी कहते हैं हम विफाकी जमातों की मजबूती चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध की जमात ही बनकर रह गई। मरियम नवाज की सियासत ने नून लीग को सेंट्रल पंजाब तक महदूद कर दिया। पहले ये इमरान खान के खिलाफ थे, अभी आपस में लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सका वो आसिफ जरदारी ने कर दिया। हुकूमत ने अगले 2.5 साल डिलीवरी के साल हैं। दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ FIR कटी। आने वाले दिनों में और लोगों के खिलाफ भी FIR होंगी। अपने एक बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा चीनी चोर का शोर मचाने वालों की अपनी 20-20 शुगर मिल्स हैं। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ FIR कटी। आने वाले दिनों में और लोगों के खिलाफ भी FIRs होंगी। अपने एक बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि चीनी चोर का शोर मचाने वालों ने अपनी 20-20 शुगर मिल्स बना रखी हैं।
विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं मुल्क में तशवीशनाक हालत का शिकार कोरोना मरीजों की तादाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए SOPs की सख्त नफाज की बहुत जरूरत है। असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क भर में 24 घंटे कबल कोरोना के 3,568 मरीजों की हालत तशवीशनाक थी, जो कोरोना शुरू होने से अब तक बुलंद तरीन सतह पर है। असद उमर ने शहरियों से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करने के लिए इंतजामिया से ताउन की अपील करते हुए कहा कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। तालीमी इदारे खोलें या बंद ही रहने दें, फैसला मंगल को होगा। NCOC का तालीमी इदारों से मुतालिक अहम इजलास 6 अप्रैल को तलब। शफकत महमूद कहते हैं NCOC इजलास में इम्तहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। तालीम और सेहत से मुतालिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद होंगे, फैसला मंगल को होगा। NCOC का तालीमी इदारों से मुतालिक अहम इजलास 6 अप्रैल को तलब कर लिया गया। शफकत महमूद कहते हैं कि NCOC इजलास में इम्तहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। तालीम और सेहत से मुतालिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। और अब बात करें पेंडेमिक वायरस के हवाले से। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 81 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,778 हो गई। मजीद 5,020 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,88,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,13,000 सेहतियाब, जबकि 60,000 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,572, सिंध में 4,509, खैबर पख्तूनख्वा में 2,440, बलूचिस्तान में 211, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 364 और इस्लामाबाद में 579 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 5,020 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस, जबकि पंजाब में 2,31,000, सिंध में 2,66,378, खैबर पख्तूनख्वा में 91,439, बलूचिस्तान में 19,734, गिलगित बल्तिस्तान में 5,052 और आज़ाद कश्मीर में 13,321 मरीज कोरोना का शिकार हुए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,60,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13,14,00,000 हो गई। 10,58,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,59,000, ब्राजील में 3,30,300, भारत में 1,64,655, मैक्सिको में 2,04,000, रूस में 1,00,000, फ्रांस में 96,500, बरतानिया में 1,26,826 और सऊदी अरब में 6,690 अमवात हो चुकी। नाजरीन, NCOC ने रमजान और मुबारक में मसाजिद के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया। तरावी का एहतमाम मसाजिद के अहाते में किया जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक शहरी सड़कों, फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से गुरेज करेंगे। मसाजिद में वुजू करने पर पाबंदी आयद होगी। नमाजी घर से वुजू करके मसाजिद जाएंगे। मसाजिद में कालीन और दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। फर्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाएगा। नमाजी जाए नमाज साथ लाने को तरजीह दें। 50 साल से जायद उम्र के अफराद और बच्चों को मसाजिद में नहीं आना चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक नजला, जुकाम, खांसी और में मुब्तला अफराद मसाजिद में न आए। नमाजी मास्क पहने और एक दूसरे से 6 फीट का फासिला बरकरार रखें। मुतकाफिन घर पर एहतिकाफ करें। मसाजिद में सहरो अफ्तार का एहतमाम न किया जाए। मसाजिद में आने से गुरेज किया जाए। रमजान के हवाले से NCOC की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। शहरी सड़कों, फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से गुरेज करें। मसाजिद में वजू करने की पाबंदी होगी। नमाजी घर से वजू करके मस्जिद जाएंगे। मसाजिद में कालीन और दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। फर्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाएगा। नमाजी जाए नमाज साथ लाने को तरजीह दें। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और बच्चों को मसाजिद नहीं आना चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक नजला, जुकाम, खांसी में मुब्तला अफराद मसाजिद में न आए। नमाजी मास्क पहने और एक दूसरे से 6 फीट का फासला बरकरार रखें। मुतकाफिन घर पर ही एहतिकाफ करें। मसाजिद में सहरो अफ्तार का एहतमाम न किया जाए।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। कौंसिल इक्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इस्लाहात के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। वजीर आजम इमरान खान कौंसिल के चेयरमैन और वजीर खजाना नायब चेयरमैन होंगे, जबकि तवानाई, मनसूबाबंदी, नेशनल फूड सिक्योरिटी और इक्तिसादी उमूर के वज़रा भी कौंसिल के रुकन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौंसिल में 12 सरकारी अरकान जबकि निजी शोबे के 13 अरकान इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल का हिस्सा होंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो एक बेमिसाल रहनुमा थे। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कायद अवाम को शहीद ना किया जाए तो पाकिस्तान आज मुतहरिक मईशत के साथ एक फलाही रियासत होता। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल इस्लामी मुल्क की हैसियत रखता। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल इस्लामी मुमलिकत के हवाले से आगे होता। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो एक बेमिसाल रहनुमा थे। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायदे अवाम को शहीद न किया जाता तो पाकिस्तान आज मुतहरिक मईशत के साथ एक फलाही रियासत होता। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल इस्लामी मुल्क की हैसियत रखता है। अभी आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलते हैं, जहां पे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ा वाज़ेह है, वजीर आजम इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश की। पाकिस्तान ने यह ख्वाहिश की कि हमारे जो हिंदुस्तान के साथ मसाइल हैं वो गुफ्तो शनीद से हल होने चाहिए, क्योंकि दोनों एटमी कुव्वतें हालत जंग में जा नहीं सकती। दोनों के लिए नुकसानदेह होगा, इस खित्ते के लिए नुकसानदेह होगा। वाहिद रास्ता आगे बढ़ने का जो है वो मुज़ाकरात है, डायलॉग है। हुकूमत पाकिस्तान और इमरान खान साहब डायलॉग से कभी नहीं कतराए। उन्होंने पहली अपना जो खिताब किया हलफ लेने से पहले, उन्होंने हिंदुस्तान को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि आप अमन की तरफ एक कदम बढ़ाएं, हम 2 उठाने के लिए तैयार हैं। बड़ा एक वाज़ेह उनको हमने मौक़िफ़ दिया, पैगाम दिया। लेकिन गालिबन वो हमारा पैगाम न समझ सके या उनका इरादा नहीं था। 5 अगस्त ने हमेशा 2019 को उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात उठाए जिससे मामलात पहले से ज्यादा पेचीदा हो गए, पहले से ज्यादा उलझन पैदा हुई। और फिर आप देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बहुत परेशान कुन है। वहां जो इंसानी हकूक को जिस अंदाज में पामाल किया जा रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं है। आप वजीर आजम इमरान खान का खिताब जो उन्होंने आजाद कश्मीर की मुंतखब असेंबली के सामने किया, उसका मुताला फरमा लीजिए। आप सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का खिताब और गुफ्तगू जो तशरीफ ले गए मुजफ्फराबाद और वो खातिब थे असेंबली से, उससे आप उसका मुताला कीजिए तो आपको एक तसलसल दिखाई देगा। अब मैं तो आज भी कहता हूं कि हम मुज़ाकरात के लिए हम
हमें कोई घबराहट नहीं है, इसलिए कि मेरा ईमान भी है कि हमारी बात में वजन है। हमारा जो तारीखी मौक़िफ़ है वो वजनी है, उसके पीछे इंटरनेशनल सैंक्टिटी है, उसके पीछे इंटरनेशनल सैंक्टिटी है। और हम उस पर कायम हैं। सलामती काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं और उन सलामती काउंसिल के रेजोल्यूशंस को बुनियाद बनाते हुए मेरे खतूत हैं जो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लिखे और जो मैंने सलामती काउंसिल के सदर को लिखे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पैदा करनी होगी, माहौल बनाना होगा। और जब तक वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट सामने नहीं आती, पाकिस्तान की काबीना का ये दो टोक फैसला है कि हिंदुस्तान के साथ तजारत नहीं हो सकती। मेरी बात को कबल उस पे जब काबीना का इजलास था बरोज जुमेरात, ये मामला जेर बहस आया और वजीर आजम पाकिस्तान ने बरमला मौक़िफ़ वाज़े कर दिया और फिर उसका आपने देखा कि अगले रोज इजलास में एक पूरी प्रेस रिलीज आपके सामने आ गई और वो अभाम दूर हो गया। जनाब चीन ने ईरान के साथ शाह साहब देख सकते हैं, नुमान भाई, चीन ने ईरान के साथ 35 साल के तजारती मुआहदे की, 35 नहीं 25 साल के, उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया कि तमाम अखबारात पे और मीडिया पे शाया हुआ कि ईरान वो मुल्क नहीं है कि एक फोन कॉल पर अपनी पॉलिसी बदल दे। आप इस पाकिस्तान के लिए इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा वाज़ेह जवाब ले लीजिए, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। उनका इशारा पाकिस्तान नहीं था, सुन लीजिए, उनका इशारा पाकिस्तान नहीं था। क्लैरिफिकेशन से कह रहा हूं, बिल्कुल पाकिस्तान नहीं था। चीन के पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत मैं समझता हूं और जो हालिया दिनों में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो कुछ हुआ है वो भी आपकी नजर के सामने है। उसके लिए क्राइटेरिया तय है, बात हुई, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। क्लाइमेट पे उनने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उस पे एक क्राइटेरिया ने मुरतब किया कि उन लोगों को उन ममालिक को मदऊ किया जाएगा जो कि मेजर एमिटर्स हैं, यानी कि जो आलूदगी के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान उसमें नहीं आता। हमारी जो है इमिशन लेवल वो बहुत लो है अल्हम्दुलिल्लाह। वहां मदऊ किया गया उन ममालिक को जिनको क्लाइमेट चेंज से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। हां, पाकिस्तान उन 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। इसमें बिल्कुल यह हकीकत है, क्योंकि हमारे यहां क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख रहे हैं या तो कहत साली की तरफ हम चले जाते हैं और या हम फ्लड्स की नजर हो जाते हैं। ये एक्सट्रीम हम देखते हैं। कभी आप देखते हैं चोलिस्तान में, थरपारकर में पीने के पानी के लिए इंसान क्या जानवर तरस रहे होते हैं, और कभी आप देख रहे होते हैं कि जो हमारे जरखेज इलाके हैं और उनकी फसलें हैं और किसान हैं वो फ्लड का शिकार हो रहे होते हैं, उनके घर वो नकल मकानी कर रहे होते हैं। तो उस कैटेगरी में हम आते हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि तीसरी दुनिया में आज अगर क्लाइमेट चेंज का कोई
मुहाफिज है और एक बड़ी मुस्तनद आवाज है तो उसका नाम इमरान खान है, जो बिलियन ट्री सुनामी का उनका जो मौक़िफ़ है और जो उनकी काविश है और कोशिश है उसको दुनिया ने सराहा है। एनवायरनमेंट के इशू को अगर पाकिस्तान में और पाकिस्तान की आवाम में किसी ने मुतारिफ करवाया तो उसका नाम इमरान खान है। मेरी नजर में अगर इमरान खान वो एक रोल मॉडल हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में, जो कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के लिए जिनका रोल तारीखी है और रहेगा, इमरान खान होते तो इसमें बेपनाह कंट्रीब्यूट कर सकते थे और इंशाल्लाह करेंगे। ये इब्तिदा है, ये एक प्रोसेस की इब्तिदा है, कोई वन सिटिंग नहीं है। और इस पे मैंने जो स्पेशल एनवॉय हैं सदर बाइडेन के, एम्बेसडर जॉन कैरी साहब, साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको खत लिखा और कहा कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे पाकिस्तान का और अमेरिका का एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, हमारी सिमत एक है और हम मिलके आगे बढ़ सकते हैं और उनसे तावन कर सकते हैं। नाज़िम मुल्तान में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था पाकिस्तान ने ये कोशिश की कश्मीर पर मसला गुफ्तो शनीद से हल होना चाहिए। वापसी पर एक नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर मौसूल हुआ जिसे देखकर बहुत हैरानी हुई। वो नोटिफिकेशन हमारी काविश के बिल्कुल बरक्स था। 2 एटमी कुव्वतें हालत जंग में नहीं जा सकती। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम से कशीदगी में इजाफा हुआ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमें सिर्फ पार्टी ही पीटीआई की मुखालफत कर रही है, बाकी दोस्त अपोजिशन में ही मसरूफ हैं। सूरत हाल का फायदा इमरान खान को पहुंच रहा है। आइंदा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से राब्ते करेंगे। हम मुल्क में नया और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। माजी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली हुई। शफाफ इलेक्शन कल और आज भी हमारी यही पॉलिसी है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से आइंदा राब्ते करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हाँ, सिर्फ हमारी पार्टी ही पीटीआई की मुखालफत कर रही है, बाकी दोस्त अपोजिशन में मसरूफ हैं। सूरत हाल का फायदा इमरान खान को पहुंच रहा है। आइंदा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से ही राब्ते रखेंगे। हम मुल्क में नया और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। माजी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली हुई। आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर विफाकी वजीर बराह मनसूबा बंदी असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये साल याद दहानी होगी कि पाकिस्तान ने चीन की कैसे कैसे मदद की हुई है। ये 50 साल पूरे होने को जा रहे हैं जब चीन जो पहले अपनी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में तनहा करने की कोशिश की गई थी, तो जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया वो बराह रास्त ताल्लुकात थे चीन और अमेरिका के, और उसके अंदर कलीदी किरदार किसने अदा किया? पाकिस्तान ने किया। और शायद जून का महीना था 1971 का, जिसके अंदर हेनरी किसिंजर यहाँ पर आए, पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद आए, यहाँ से चाइना गए और वो ब्रेक थ्रू हुआ। और उसके बाद जो है वो बिल्कुल एक चीन मुख्तलिफ सिमत के अंदर
और तरक्की की रफ्तार और तेजी होती चली गई। सो ये रिश्ता नया नहीं है और ये रिश्ता आज भी है। आज भी जब हमें दोस्त की जरूरत होती है तो हम चीन की तरफ देखते हैं और चीन हमें कभी मायूस नहीं करता। इसी तरीके से सीपेक का जो एक कलीदी किरदार है पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के अंदर, उसको भी कोई झुटला नहीं सकता। और ये भी मैं कह दूं कि ये किसी एक सियासी पार्टी, किसी एक हुकूमत की बात नहीं है। सीपेक के ऊपर काम जो है वो 2 हुकूमतें, 3 हुकूमतें पहले शुरू हुआ था बल्कि, और उसके बाद वो जमीन पर काम होना शुरू हुआ पिछली हुकूमत के साथ। और इस हुकूमत के अंदर न सिर्फ वो काम तेजी से चल रहा है, जो पुराने मंसूबे थे वो मुकम्मल हो रहे हैं, नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन जो खास अहमियत और खुशी की बात है कि अब वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर तक महदूद नहीं है। ये जिसके लिए आज हम खड़े हुए हैं, रशाकई की स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और वो भी बड़ी है खास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बन रही है। वो क्यों खास है कि इसका डेवलपर जो है, जिसने चीन और बाकी तमाम दुनिया के इन्वेस्टर्स को बुलाना है कि पाकिस्तान के अंदर आए और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें, वो एक चीनी कंपनी है CRBC। सो चीन की कंपनी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को फरोग देने के लिए उसने मुआहदा किया है। और वहां पर जो पहली सनती जो फैक्ट्री लगने के लिए जा रही है, उसकी पहली मशीनरी यहां पर आई है सुगत KPT में, जिसको हम रिसीव करने के लिए आए हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो सनती सीपेक के नीचे जो सनती सफर शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ताला इसमें अब तेजी से तेजी आती चली जाएगी। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैंने रशाकई के जो रिव्यू भी किया था, और उसके अंदर ये खुशी हुई देखकर कि जो हमने वफाक पाकिस्तान ने वहाँ जो बिजली पहुँचानी है, गैस पहुँचानी है, वो मनसूबे न सिर्फ चल रहे हैं बल्कि अपने वक्त से ज़रा सा तेज़ चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जब तक इनकी प्लान स्टार्ट होगा, जिसकी उम्मीद ये है कि इस साल के आखिर तक या अगले साल के अवाइल के अंदर इनकी प्रोडक्शन पहली फेज़ की शुरू हो जाएगी। 3 फेज़ के अंदर 15 लाख टन स्टील प्रोड्यूस होगा, 240 मिलियन डॉलर, तकरीबन आप समझे $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी टोटल इसके अंदर। 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी इसके अंदर काम करेंगे कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर, और जब ऑपरेशन शुरू हो जाएगा तो 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं इसके उनको रोज़गार मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि ये पहला बारिश का कतरा है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला और तेज़ी आती चली जाएगी। तो सारे पाकिस्तान को मुबारकबाद के साथ। और इतवार का दिन है, हम यहाँ पे खड़े हुए रिसीव करने के लिए। इसी तरीके से 7 दिन काम होगा, जिस तरीके से हमने कोरोना के दिफा के लिए, उस वबा को रोकने के लिए जिस तरीके से हमने मेहनत की और 7-7 दिन हफ्ते में काम किया, और वो पूरी टीमें जो हैं NCOC की भी और सूबाई इंतज़ामिया की भी टीमें जो हैं वो सुबह से रात तक पूरा हफ्ता काम करती रहीं। इसी तरीके से सीपेक को भी और तेज़ से तेज़ करने के लिए इंशाअल्लाह ताला इसी जज्बे के साथ काम जारी रहेगा, और मुल्क जो है इस सनती तरक्की के अमल को आगे बढ़ता हुआ भी देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर सीपेक के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के अंदर सीपेक के काम को कोई झुटला नहीं सकता। सीपेक अहम मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान की मईशत में सीपेक का कलीदी किरदार है। सीपेक मामलात में ज़ाती दिलचस्पी पर चीनी हुकूमत के मशकूर हैं। इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरें और उनकी तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।